नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की सीडीपी पे चलेगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं और यहाँ पे छाट के प्रश्न रखे गए हैं, ताकि आप लोग ऐसा सोचें कि एग्जाम में ही बैठे हैं तो सभी प्रश्नों को एकदम क्या करिए, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जितने अच्छे से आप लोग अभ्यास करते आए हैं, अपना स्पीड जो बनाए वही स्पीड क्या है यहाँ पर बनाइए और वही स्पीड एग्जाम में होना चाहिए 2 दिन बाद जब आपका एग्जाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर एक टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी लोग क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी या फिर लाइव चलेगी, आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर बेल आइकन का बटन दबाए हैं तो। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक भी बनता है, एक लाइक भी सभी लोग कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास केवल और केवल प्रश्नों पर होगा, ना ही इसमें कोई कंटेक्स्ट रखा गया। मतलब क्या है कि ना भी इसमें कोई भी एक भी आज यहाँ पे टॉपिक्स या फिर नोट्स नहीं रखे गए हैं, केवल वो केवल प्रश्न ही चलेंगे। तो चलिए जब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, सभी लोग बिना बात किए हुए क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 2 दिन बचा है। आप लोग डिस्कस करिएगा, लेकिन किस पे? प्रश्नों पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है और कितने लोगों का पहला एकदम सही होता है। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। और देखिए पहला करा कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी बालक में बौद्धिक शक्ति विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे पहला करा कि स्नेह और यहाँ पे सहानुभूति की व्यवहार करना चाहिए। हमने आप लोगों को कई बार कहा है कि जहाँ पर भी स्नेह की भावना उत्पन्न हो बालक में, आप उसके साथ क्या करें, अलग व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। सबके समान समान व्यवहार होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे सहानुभूति नहीं रखेंगे बालक के लिए, आपको टैग वर्ड में बता दिया गया है। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, उपयुक्त शिक्षण विधि के द्वारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करा कि सदाचारण प्रस्तुत करना, बालकों में क्या करना, सदाचार प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे देखिए इन चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं, तो पहला तो आपका गलत है ऐसे ही। सदाचार मतलब क्या है कि सभी के साथ एक सहानुभूति की भावना रखना, ये दोनों तो एक ही में आ जाएगा, तो ये गलत है। आपका कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे पहले चौथा में। और बुक में याद रखिएगा, अग्रवाल की बुक में क्या दिया है, इसका चौथा दिया है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको होना चाहिए क्या, शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, ये आपका उचित राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथा जाएगा, क्योंकि हमने फिर इसके बाद सर्च किया तो यहाँ पे एनसीईआरटी पे इसका दिया था, उपयुक्त शिक्षण विधि के द्वारा, यानी एक अच्छे शिक्षण विधियों के द्वारा आप उनमें क्या कर सकते हैं, बालक में क्या कर सकते हैं, मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। अगर पाठ्यक्रम ही आपका सही नहीं रहेगा तो आप बालक में यहाँ पे विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, शिक्षण विधि का प्रयोग करके, याद रखिएगा एक टैग वर्ड है आपको, जहाँ पर भी भाषा प्रयोग करने की बात किया जाए, प्रयोग करने की बात किया जाए, याद रखिएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। और 100% कहाँ सही होगा, भाषा में, किसमें, हिंदी की भाषा में। ठीक है, हिंदी पेडागोडी में अगर प्रयोग करने की बात करा तो सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए दूसरा प्रश्न तो और भी बढ़िया है। यहाँ पर निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है हमारा, भविष्य की योजना का सूझबूझ। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की अधिक रुचि लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्तियां। और यहाँ पे तीसरा चौथा कह रहा है कि काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे देखिए, बाल्यावस्था, यहाँ पे कह रहा है कि बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक, यानी बाद की, यानी क्या है कि बाल्यावस्था से पहले की। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी है, यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जल्दी बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए इसकी राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे बाद की बाल्यावस्था की, ठीक है, बाद की बाल्यावस्था, बाद की यानी बाद की बाल्यावस्था। ठीक है, तो कौन से के बाद क्या है कि होता है, तो यहाँ पे नहीं है। तो जब बाल्यावस्था में आप रहेंगे तो काल्पनिक यहाँ पे भयों का अंत भी हो सकता है, यानी आप सोचेंगे या बढ़ती हुई तार्किक शक्तियाँ हो सकती है, विज्ञान और काल्पनिक कथाओं में रुचि लेंगे, ये भी हो सकती है, लेकिन भविष्य की योजनाओं का जो सूझबूझ होता है ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, एकदम राइट होगा पहला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का, तीसरा ये कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, उसका राइट आंसर पहला ये है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण, यहाँ पे कह रहा है संक्रमण, कह रहा है कि हल करती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है पहला, यहाँ पे कह रहा है कि किशोरावस्था, कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था, यहाँ पे कह रहा है कि पूरी यहाँ पे क्रियात्मक अवधि, चौथा कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिए, जल्दी से यहाँ पे फास्ट कमेंट करिए, सभी लोग करिए। ठीक है, लाइक करते चलिए सभी लोग। ठीक है, लाइक सभी लोग करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के, वयस्कता मतलब क्या है कि वयस्क मतलब अपने समान, ठीक है, समवयस्क नहीं, अपने से बड़े के, ठीक है, संक्रमण यानी उनके साथ रहने की पहल करती है। ठीक है, कह रहा है कि उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि
किशोरावस्था, कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ कह रहा है बाल्यावस्था की अवस्थी समाप्ति। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है किशोरावस्था में परिपक्व हो जाता है और यहाँ पे ये क्या करता है, अपने समवयस्कों और वयस्कों के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि समाज में रह करके इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। इसमें आपके बुजुर्ग भी आ जाएंगे और सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर सबका आया है, एकदम जिन लोगों का यहाँ पे पहला है, ठीक है। अब बढ़ेंगे यहाँ पे अपने चौथे प्रश्न पे। कह रहा है कि शिक्षण कौशल संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है, तो पहला करा कि यहाँ पे करा कि मैकिंटर एवं वाइट्स ने कहा है, दूसरा करा है बी के पासी एवं ललिता ने कहा है, तीसरा करा है गेज ने, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हमने आप लोगों को कई बार कराया है, तो इसे गलत मत करिएगा, ठीक है। तो चौथे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, वैकेंटियर तथा व्हाइट के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहला एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या करा है, देखिए पांचवा ये करा व्याख्यान कौशल की विशेषता है। यहाँ पे करा है कि व्याख्यान कौशल की विशेषता है, पहला करा है कि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, दूसरा करा कि इनमें शिक्षकों को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है, और तीसरा करा है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर उसे नोट कर सकें, और चौथा करा है कि उपरी सभी। तो यहाँ पे कहा व्याख्यान कौशल की बात किया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। जब बालक कक्षा में होता है तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जब भी व्याख्यान होता है ये उच्च कक्षाओं के लिए, क्योंकि जब आप बालक के समय कोई व्याख्या रखेंगे, कोई प्रस्तुतिकरण रखेंगे तो उसे बालक सीख लेगा, तो वो उसके लिए उपयोगी है। तो हमारा तो पहला ही सही हो गया। दूसरा हमारा करा कि इनमें शिक्षकों को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है, एकदम सही, सक्रिय रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी बातें आप बालकों को बताएंगे व्याख्या के द्वारा, बालक उसे बिना किसी झिझक के ग्रहण करेगा। तो आपको हर एक शब्दों को क्या करना चाहिए, एकदम सही तरीके से व्यवस्थित करके रखना चाहिए बालकों को समझ, ताकि उन्हें कोई भी कठिनाई आगे न हो। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा करा है अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसे नोट कर सकते हैं, सही है। कुछ बालक लिखते हैं, कुछ लोग ग्रहण करते हैं, तो ये अगर तीनों ही सही है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। हमने कई बार कहा जहां पर उपयुक्त सभी आए एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम अपने छठे प्रश्न पे। देखते हैं छठा हमारा यहाँ पे क्या करा। छठा तो और भी अच्छा है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। पहला करा है प्रस्तावना कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, पुनर्वरण कौशल, व्याख्यान कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे बताइए कि कौन सा होगा। देखिए प्रस्तावना में जब आप रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है, वो हो गया। उद्दीपन परिवर्तन कौशल मतलब क्या है कि परिवर्तन कौशल आप किसके द्वारा अपना मार्ग क्या है कि अपनी दिशा बदलते हैं, उसका। पुनर्वलन मतलब क्या है कि आप किसी को फिर से क्या करने, प्रोत्साहित कर रहे हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान जानने के लिए बात कर रहा है ना, तो प्रस्तावना के द्वारा ही जानेंगे जब आप बालकों का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, यानी उनके अवलोकन करेंगे, उसके जानेंगे क्या उसने सीखा क्या नहीं सीखा है, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है, तो प्रस्तावना होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे छठे का जो जाएगा। कितने लोग, देखिए ये नहीं होगा, याद रखिएगा पूर्व, यहाँ पे पुनर्वलन नहीं होगा। पुनर्वलन में क्या होती है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, याद रखिएगा। उद्दीपन में क्या होता है कि आप सीखते हैं किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। परिवर्तन, उद्दीपन जो होता है किसी दूसरे के द्वारा। अब व्याख्यान में क्या होता है कि आप व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण ढेरों सारे। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना में क्या होती है, आप जांच परख करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां कितनी लोगों का सही होता है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है, ठीक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है, प्रश्नों की संरचना, लेखन स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्ध, और यहाँ पे करा कथनों में यहाँ पे करा भरता होगा, ठीक है। यहाँ पे तत्परता होगा, ठीक है, तत्परता होगा, ठीक है, तत्परता होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से सातवें में कमेंट कर जी। एकदम उचित श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। राइट आंसर, एक जो भी आपका कार्य होना चाहिए वो उचित श्रृंखलाबद्ध के साथ होना चाहिए, ताकि बालक अच्छे से सीख सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। प्रश्नों की संरचना नहीं होगी, लेखन पे स्पष्टता नहीं होगी, कथनों की तत्परता नहीं होगी, उचित होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, बालक के सभी पहलुओं को जान सके, ठीक है। प्रस्तावना में से होता है जानना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां यहाँ पे क्या कर रहा है। करा कि सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में शिक्षण का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह भाषा यहाँ पे परिभाषा दी है, किसने दिया है, यहाँ पे करा है कि अनविल ने दिया है,
एलन इविस ने दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि पैट एवं टकर ने दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि क्लिफ्ट एवं अन्य ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से 8वें का कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। ये आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों को कई बार इस प्रश्न को कराया गया, तो राइट आंसर इसका जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि जितनी बार सीडीपी का लिया है लगभग कोई ऐसा हो जिसमें छूटा हो ये प्रश्न, तो इसमें भी शामिल किया गया है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, बिना किसी संकोच के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, ठीक है। देखिए 9वां प्रश्न करा कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाले संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की तकनीक है। यह कथन है किसका है, किसने कहा है भाई, ठीक है। पहला कहा है, जबकि किसने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है कक्षा का आकार, यहाँ पे पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण जटिलता कम करने के लिए संक्षिप्त कक्षा का शिक्षण तकनीक होना चाहिए। ये किसने कहा है, कि यहाँ पे बुच ने कहा है, एलन ने कहा है, शोर ने कहा है, पैट ने कहा है। तो 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जी ये तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बुच का हो ही नहीं सकता, पैट का हो ही नहीं सकता, शोर का हो ही नहीं सकता। राइट आंसर जाएगा एलन के साथ जाएगा एकदम। जितने लोगों का आएगा एकदम राइट आंसर है, और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, चलिए ठीक है, फास्ट करिए सभी लोग, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। 10वां तो और भी अच्छा है। 10 का ये करा कि शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य में किए जाते हैं। शिक्षण कौशल की यह परिभाषा दी है, किसने दिया है भाई, पहला करा है गेज ने दिया है, ललिता पासी ने दिया है, यहाँ पे पासी एवं ललिता ने दिया है, और यहाँ पे करा कि एलन एवं यू ने दिया है, और यहाँ पे करा कि एलन ने दिया है। तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी ये राइट आंसर किसने दिया है, तो यहाँ पे जाएगा बी के पासी एवं ललिता ने दिया है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि शिक्षण कौशल का जो तात्पर्य होता है शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, यानी शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहारों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था। और कहा था छात्र को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने से क्या होता है, बालक अधिक से रुचि लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और सभी लोगों को एकदम फास्ट कमेंट आना चाहिए इसके लिए, इस प्रश्न के लिए सभी लोगों का कमेंट एकदम फास्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा 11 का, BM ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष पर बल दिया गया। तो पहला करा कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर 11 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। ब्लूम का आप लोग टेक्सोनोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था ब्लूम का, ठीक है। वहाँ पे देखिए उन्होंने बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, बालक की ज्ञानात्मक शक्तियों को विकसित करना। यहाँ पे भावात्मक, बालक के भावों को प्रस्तुत करने के लिए एक उचित वातावरण उपस्थित करना। क्रियात्मक, बालक को करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। तो इस आधार पर हमारा तीनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का तो और भी अच्छा प्रश्न है। 12 का ये करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में संबंध नहीं है, ठीक है। कौन सा एक ऐसा प्रश्न है जो अन्य से अलग है। पहला करा कि प्रश्नोत्तर सूत्रों से संगठित करना, किसी भी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तर यानी क्यूज पर क्या करना, परिचालित करना, स्व आकलन कौशल को प्रतिमान करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सूत्रों के द्वारा कहा है, यानी प्रश्नों के द्वारा किसी भी विषय पे क्या करना, प्रतिक्रिया लेना। ये भी आप प्रक्रिया लेंगे, ये भी सही है। यहाँ पे कहा है कि प्रश्नोत्तर, ये देखिए तीनों तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे स्व आकलन यानी खुद के आकलन की बात कर रहा है, कौशल को प्रतिमान करना विद्यार्थियों में, तो यही सबसे अलग है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा भाई, हमारा चौथे के साथ जाएगा। अदर तो ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है, नहीं की बात क्या है, स्वयं आकलन कौशल के प्रतिमान, यानी स्वयं से कोई भी बालक नहीं सीख सकता, नहीं शिक्षक हो नहीं छात्र हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखते हैं क्या करा है। जी चलिए देखते हैं 13 का क्या करा। 13 का ये करा है, शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो चौथे का यहाँ पे यहाँ पे 13 का क्या जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। इसके लिए आप लोगों को हमने कई बार ट्रिक बताया कि जहाँ पर भी उपयुक्त सभी हो उसे बिना सोचे समझे क्या करिए, सही करिए। 99% आपका सही होता है। ऐसे प्रश्नों पर आपको विचार नहीं करना है, केवल टिक कर देना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए शिक्षण संबंधित प्रश्न पूछने के उद्देश्य अगर बात कर दिया जाए इसे अच्छे से जानने की, तो क्या करा है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, बालक के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए भी आप कर सकते हैं, प्रश्न का द्वारा पूछ सकते हैं कि आपको कैसी जानकारी है। जैसे बालक प्रवेश करता है विद्यालय में, याद रखिएगा प्रवेश करता है विद्यालय में,
तो उसके पूर्व ज्ञान के जानने के लिए आप उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, बालक उसका जवाब देता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बालक इसमें पढ़ने में रुचि ले रहा है और इसमें इसकी योग्यता अधिक है। ठीक है, पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा बालक कौन सा पाठ पढ़ने में रुचि ले रहा है, ये भी हो सकता है। उत्तर देने के प्रेरित करना, यानी अधिक से अधिक उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जब तीनों ही सही हैं तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ। ऑलरेडी हमारा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, सॉरी यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। देखिए 14 का क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, क्या है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। तो 14 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। संज्ञान में से संज्ञानात्मक में क्या होता है, ज्ञान का भंडारण ही तो होता है, इसमें सोचने की क्या बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ज्ञान में ही आपका बोध आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप कैसे इनमें बोध कर सकते हैं, किसी को सीख सकते हैं, कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, बांट कर सकते हैं खंडों खंडों में। तो ये अगर ज्ञान के स्तर के अनुसार ही तो होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर संज्ञानात्मक किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक आपके ज्ञान स्तर पे, बौद्धिक क्षमता पे क्या है, स्तर पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर, अगर इसमें ज्ञान न होता तब आपका जाता बोध के साथ जाएगा, ठीक है, सीखने से जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं ये प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्रों के अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। शैक्षिक में से क्या होता है, याद रखिएगा, शैक्षिक में से होता है सीखना, अधिगम में से होता है सीखना और शैक्षिक में से होता है सीखना। ठीक है, सिखाने की क्रिया, विकास, यानी शैक्षिक विकास में यानी बालकों को सिखाने के क्रम में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ज्ञान की क्षमता को यहाँ पे मूल्यांकन करना, बालक ने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसके ज्ञान पर ही तो निर्भर करेगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बिना किसी रोक ठोक के हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं और इसका आंसर भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना है। चलिए इसको थोड़ा सा छोड़ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको जरा सा छोड़ कर लेते हैं, 1 मिनट जी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जी अब दिख रहा है क्या, एक बार कमेंट करिए सभी लोग, तो जी कमेंट करिए एक बार। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से यहाँ पे बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शिक्षक समावेशी, एक समावेशी कक्षा मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे, समावेशी का मतलब होता है आप लोगों के हर तरह के बालक उसमें होंगे। ठीक है, समान, समान में से क्या होता है, सबको एक साथ रखना। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट प्रयोग करना तथा अभ्यास के लिए रटने पर बल देना। अब देखिए यहाँ पे रटना दे दिया है तो आपको तो बिना सोचे समझे गलत करना है इसे। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका का प्रयोग करना, देखिए एक रूप तरीका की बात कर रहा है, यानी किसी एक पर बल देने की बात कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। कर रहा है अत्यधिक लिखित कार्य, देखिए लिखित कार्य अत्यधिक देंगे तो बालक उब जाएगा और उसकी कोई भी शक्तियां यानी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं होगी, केवल वो क्या करेगा, रट्टा तब मारेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी, देखिए प्रत्येक में होता है सबको सम्मानित कर लिया, सबको समाहित कर लिया। ठीक है, सशक्त पक्षों कमजोरियों के विश्लेषण का आधार विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना होता है, यानी उनकी कमजोरियों को जानकर सभी बालकों को क्या करना है, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम राइट आंसर एकदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे प्रश्नों पे। जी चलिए देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा। जी करा 17 का कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला करा है अपसारी चिंतन के बल देकर, दूसरा करा है कि अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित एक निगेटिव शब्द है, इसे काट दीजिए, यानी अपसारी चिंतन को रोक कर, ठीक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, रोक कर, और यहाँ पे कहा कि अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके उनके मूल विचारों को महत्व देना। देखिए यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न आ गया। और यहाँ पे करा चौथा कि यहाँ पे करा विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए त्रुटियों का सामना करना, ये तो आपका गलत है। हतोत्साहित करने की एकदम निगेटिव शब्द है, यहाँ पर भी निगेटिव शब्द है, और यहाँ पर बल देने की बात कर रहा है। अब देखिए बल देना, हतोत्साहित करना, ये देखिए आपके गलत हो गए। बच्चा मूल विचार बचा है, प्रोत्साहित बचा है। देखिए कितना आपको यहाँ पे देखिए कितने आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, जितना टैग वर्ड सीड के बताए गए हैं। अनेक मिल गया, अनेक में सबको शामिल कर लिया, परिप्रेक्ष्य मिल गया, प्रोत्साहित आपको दूसरा मिला, मूल विचारों को, उनके विचारों को क्या करना, महत्व देना है, महत्व देने की बात कर रहा है। तो ये राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा तीसरा हमारा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देखते हैं 18 का कितने लोगों का सही होता है।
देखिए 18 का प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, यानी सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा कारक लेता है, अधिगम लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षाओं, यहाँ पे करा कि परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। देखिए परीक्षण की संख्या आप अगर बढ़ाएंगे तो बालक क्या करेगा, उब जाएगा, तो ये तो हमारा गलत है। यानी देखिए परीक्षण दबाव डालने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो गलत है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो यहाँ पे पुरस्कार, देखिए पुरस्कार जहां दे दिया उसे भी काट दीजिए तुरंत, ठीक है। कह निर्देश, निर्देश नहीं दे सकते, केवल व्याख्यान नहीं दे सकते, निर्देश आप नहीं दे सकते, निर्देश दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे केवल देखिए क्या कहा है, केवल शब्द दे दिया है, तो केवल निर्देश पे आप आधारित नहीं हो सकते। अगर ये तीनों ही गलत हो गए तो आप बिना सोचे समझे चौथे सही कर सकते हैं। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र यानी संपूर्ण भाग को क्या करना है, अधिगम के प्रति सरोकार करना चाहिए, उनके महत्व देना है, उनके बातों को, उनके आगे प्रेरित होने के लिए बल भी देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथे के एकदम राइट आंसर चौथा होगा हमारा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या करा है। देखिए 19 का करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो पहला करा कि समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है। समाधान का मूल्य आप नहीं करेंगे, समाधान बालकों के प्रश्नों का, त्रुटियों का, तो बालक उब जाएगा, आपसे रुचि ही नहीं लेगा, बिना पढ़े ही निकल जाएगा, कक्षा से बाहर भाग जाएगा, तो पहला तो गलत हो गया। यहाँ पे करा क्रियात्मक अन्वयता, एक वस्तु को केवल, देखिए केवल शब्द फिर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे शब्द मिले तुरंत काटते चलिए, आपको आसान हो जाएगा प्रश्नों को करने में। तो यहाँ पे करा है कि प्रतिक्रिया, यहाँ पे करा प्रतिक्रिया निर्धारण। देखिए प्रतिक्रिया, बालकों की प्रतिक्रिया निर्धारण करेंगे समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम पर। देखिए एक ही आयाम पे दे दिया, केवल इस पे भी एक ही पे दे दिया। अगर ये तीनों ऐसे आप काटते चलेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए गलत गया हमारा, राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। देखिए आपने किस तरीके से काटा है, यहाँ पे नहीं ध्यान देने की बात कहा है, आपने काट दिया। केवल शब्द यहाँ पे कह दिया, इसे काट दिया। यहाँ पे एक ही पर बल देने के लिए बात किया, काट दिया आपने। बचा हमारा चौथा, तो ऑलरेडी ये सही होगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो गया हमारा भाई। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, कौन सी नहीं है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं प्रशिक्षण, करा के पर्यवेक्षण, और यहाँ पे तीसरा करा है यहाँ पे संवाद परिचर्चा, और यहाँ पे दिए गए यहाँ पे करा है ज्ञान को दोहराने के लिए केंद्रित करना। तो आप तो बहुत ही एकदम अच्छे से देख सकते हैं। अनुमान लगाना तो कुछ हद तक सही था, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, दोहराने की बात कर दिया, रटने पर बल दे दिया है, रटने पर, तो ये आपका ऐसा ही गलत हो गया भाई। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे अगर ये नहीं होता ऑप्शन, तो आपका ये सही होता, ठीक है, ठीक है। अनुमान मतलब आपके यहाँ पे तर्क से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे तर्क से आधारित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दोहराने की बात कर दिया, तो आपका ऐसा ही सही होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। 21वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 का कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा है 21 का, शिक्षण कक्षा, यहाँ पे करा शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला हमारा कि बच्चों को कक्षा में बाहर जाने के लिए कहकर। दूसरा करा है कि पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, और चौथा करा है कि उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्क शीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 21 का। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है जरा एक बार पढ़िए तो। करा है शिक्षक कक्षा में पढ़ने पर ध्यान न देने वाले बच्चों को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बर्ताव कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर तीसरा होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अरुचि का कारण जाने कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनकी कठिनाइयों को पता लगा कि फिर किसके बाद के उपचारात्मक कार्य दें, उनकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। एकदम लाइक और यहाँ पे कमेंट जरूर करिए सभी लोग, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि संख्या बढ़ा लीजिए अपनी। यहाँ पे करा कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश डैश ज्ञान की संरचना की एक अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे करा है कि विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान की, अनुबंधन की, दंड की, यंत्रवत याद करने की। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप भाई। यहाँ पे याद करने की बात करा है, कंठस्थीकरण गलत है। दंड देने की बात, अनुबंधन आपका व्याकरण से चला जाएगा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने 23वें प्रश्न पे, देखते हैं 23 का क्या करा है। 23 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए बताइए, दिख रहा है क्या एक बार जी, अब बताइए इसको। तो
इसका राइट आंसर बताइए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजतानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पद यहाँ पे पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा कि संवाद के द्वारा बच्चों की उन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा कि बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा कि बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों को इन विचारों की के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, यानी रोक देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? शिक्षक को क्या करना चाहिए संरचना करते समय, ठीक है, एक नई रचना करते हैं बालक, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, फास्ट कमेंट करिए इसके लिए। तो जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे पहले से जाएगा, ठीक है। बच्चों के विचारों को खारिज नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। राइट आंसर अगर हमारा ये सभी गलत है तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। जी चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। यहाँ पे करा संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक द्विषी होते हैं, संवेग एक संज्ञान को प्रभावित करते हैं। दूसरा करा एक द्विषी यानी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न हमने आप लोगों को कई बार करा चुका है तो इससे गलत मत करिएगा। द्विदोषी होते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच गतिशील परस्पर क्रियाएं करते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी हमने कई बार कराया तो ये राइट नहीं होना चाहिए। बिना विचार किए हुए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करा, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत। यहाँ पे दूसरा करा एक दिशा यानी संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, एकदम गलत है, ठीक है। कई लोगों ने बताया, कई यूट्यूबरों ने बताया अपने अपने चैनल पे, तो ये गलत है। याद रखिएगा एनसीईआरटी ने, आप एनसीईआरटी की जो मास्टर की निकलती है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर की निकलती है उसमें चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ही है, ठीक है। द्विदोषी होता है, दोनों एक दूसरे के बीच गतिशील होते हैं क्योंकि संज्ञान जो होता है अपना कार्य करता है, संवेग अपना कार्य करता है, दोनों क्या करते हैं, बालक को सीखने में प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, बिना किसी के रुकावट के, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, और इसे आप लोगों को सही करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कितने लोगों को पता है, ठीक है। करा के निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे करा विद्यार्थियों की अभिरुचि, दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों का संवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा कह रहा है कि शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, या लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, ठीक है। 25वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। जी इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, याद रखिएगा। इनका उत्तर कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। और इस प्रश्न को कर रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए कमलेश ने पूछा था कि एक दादी माँ अपने क्या करती है, एक दादी अपने पौधे को, मान लीजिए कोई अलग है, जो मान लीजिए बुआ ही दादी है, कोई भी है, अपने उसके एक बच्चे को उसकी माँ के गोद से ले लेता है, तो उस बालक में कौन सी भावना उत्पन्न होगी, यानी कौन सी क्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, या फिर इस प्रश्नों को हम कर रखेंगे, ठीक है, क्लास में, क्योंकि आज पीपीटी बनाते समय ये छूट गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 25वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने लोगों का आज सही हुआ है, कितना 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है उसको जरूर बताइएगा। 25 में से 25 कितने लोगों का सही हुआ है, या फिर 20 कितने लोगों का सही हुआ है 25 में से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों के लिए एक क्या किया जाए, मतलब नोट्स के साथ ही पढ़ाया जाए। अब तो आपकी क्लास खत्म होने वाली है, मतलब एग्जाम भी है आप लोगों को 2 दिन बाद, तो आप लोग के लिए प्रश्न ही अधिक उचित होगा। तो क्योंकि जितना भी प्रश्न आप लोगों को करा दिया जाएगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो एक बार क्या करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सभी लोग, और जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दीजिएगा, और यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, लाइक भी बनता है एक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।